हेलो बच्चों, अखिल फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था कि जब दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास होगा वे एक दूसरे पर कैसे फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स की वैल्यू किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। इस लेक्चर में हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ने वाले हैं स्मॉल जी की बारे में। ठीक है कि अगर अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू कैसे घटती है, अर्थ सरफेस के नीचे जा रहे हैं तो जी की वैल्यू कैसे घटती है, अर्थ के शेप की वजह से जी की वैल्यू कैसे चेंज होती है। तो इन सभी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसको समझाने के लिए एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ। ये मान लो अर्थ है आपका, और अर्थ है तो उसके पास कुछ मास होगा। अर्थ का जो मास माना गया है वो भी मैं आपको डाटा बाद में बताऊंगा। अर्थ का मास हम मान लिए एमई का मतलब क्या है, मास ऑफ अर्थ। और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ा जाता है तो वो नीचे की तरफ भागता है। रीज़न क्या होता है, क्योंकि अर्थ के पास मास है, इस ऑब्जेक्ट के पास भी मास है। तो जिन दो वस्तुओं के पास मास होता है, न्यूटन ने यही बताया था कि जिन दो वस्तुओं के पास मास होगा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इस अर्थ क्या करेगा, इस एम मास के ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और अगर फोर्स लगाएगा, ये भी जानते हैं आप कि मोशन चैप्टर में फोर्स वाले चैप्टर में ये बताया जाता है कि जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्ट करेगा उसमें एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें एक एक्सीलरेशन आ जाएगा। और वो एक्सीलरेशन किसके इक्वल होगा, फोर्स इज इक्वल टू होगा ma। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो उस पर एक्सीलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। आई बात समझ में। तो अर्थ क्या है, हर वस्तु पर क्या करता है, एक फोर्स लगाता है। ये है, इस पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, कोई व्यक्ति मान लो छत पे है, अगर वो गिरता है तो नीचे क्यों आता है, क्योंकि अर्थ उसको खींचता है। या किसी टंकी में पानी भरा हुआ है, तो टंकी में पानी भरा हुआ है तो हमेशा नीचे क्यों भागता है, क्योंकि अर्थ पानी को नीचे खींचता है। हमेशा उस पर एक फोर्स लगाएगा और वो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स की वजह से हर ऑब्जेक्ट में एक एक्सीलरेशन आ जाता है, जिसको कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये स्पेशल टाइप का एक्सीलरेशन बोला जाता है क्योंकि ये अर्थ लगाता है। इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो एक ऑब्जेक्ट है, इस पर अर्थ ने फोर्स लगाया, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस फोर्स की वजह से इस पर एक एक्सीलरेशन आएगा। तो फोर्स का फार्मूला क्या बनेगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। सेकेंड चैप्टर में आप पढ़ के आए हो फोर्स के बारे में, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो जो अर्थ एक्सीलरेशन लगाता है किसी ऑब्जेक्ट पर, वो जी के इक्वल लगाता है, तो ये हो जाएगा mg। हर ऑब्जेक्ट पर अर्थ क्या करता है, फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो वो नीचे ही आता है, ऊपर नहीं भागते। जैसे किसी पेड़ पे फल लगा है, अगर उसको हम ईंट से मारते हैं या हवा चल रहा है, तो अगर पेड़ से फल टूटता है तो वो नीचे ही भागता है। रीज़न क्या है, ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि अर्थ हर वस्तु को कहाँ खींचता है, नीचे। तो उस पर फोर्स लगेगा तो उसमें एक एक्सीलरेशन भी आएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है तो एक्सीलरेशन भी आएगा। आई बात समझ में। तो इस पर एक एक्सीलरेशन आता है, उसी एक्सीलरेशन को बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसका मतलब क्या भी समझा रहे हैं। तो एफ जी इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू जी, मास इंटू एक्सीलरेशन। ये अर्थ इस पर फोर्स लगाएगा। आई बात समझ में। मान लो इसको ये सरफेस पे रखा हुआ है, अभी हम इसका कैलकुलेशन ऐसे कर रहे हैं। मान लो ये ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखा हुआ है, सरफेस पे, तब भी इसको अर्थ खींचेगा कितने फोर्स से, m इंटू जी। तो इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो फोर्स एक्टेड ऑन बॉडी कितना होगा, एफ जी इज इक्वल टू एम इंटू जी, मास इंटू एक्सीलरेशन। इतना फोर्स एक्ट करेगा किसी भी बॉडी पर। जैसे मान लो अर्थ पर एक चेयर रखा है, तो चेयर पर कितना फोर्स लग रहा होगा, उसका मास, उसके मास में जी का मल्टीप्लाई कर दो, उतना फोर्स लगेगा। वेट के बराबर फोर्स लगता है, इसी को बोलते हैं वेट। हम खड़े हैं, हम इस फर्श पे खड़े हैं, तो अर्थ हमको खींच रहा होगा कितने न्यूटन से, m इंटू जी से। ठीक है, इतना फोर्स हर ऑब्जेक्ट पे लगाएगा। रुका क्यों है, रिएक्शन फोर्स की वजह से। तो m इंटू जी का फोर्स लगाएगा अर्थ इस पर,
तो फोर्स एक्टेड ऑन दी बॉडी इज इक्वल टू एफ जी इज इक्वल टू एम इंटू जी। ठीक है, अब यहाँ से मान लो इसका एक सेंटर होगा अर्थ का और ये इसका एक रेडियस होगा। यहाँ से भाई अर्थ को आप स्फीयर मान सकते हो, तो इसका एक सेंटर होगा, ये ऐसे है, अर्थ का एक सेंटर होगा और वहाँ से इसको हम बोल सकते हैं रेडियस। तो रेडियस ऑफ अर्थ, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है m मास का, तो इस पर फोर्स लगेगा कितना, m इंटू जी। इसका मास m ही है, तो इन दोनों के बीच में भी तो एक ग्रेविटेशन फोर्स से हम फार्मूला निकाल सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला हम लगा सकते हैं कैसे, फोर्स बिटवीन अर्थ एंड बॉडी कितना होगा, एफ जी इज इक्वल टू, भी कल पढ़े थे, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि दो ऑब्जेक्ट अगर हैं, एक ऑब्जेक्ट m1 है, एक ऑब्जेक्ट m2 है, और इसके बीच का डिस्टेंस r है, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, लिखेंगे g इंटू m1 फर्स्ट का मास इंटू सेकंड का मास डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखना, इस पूरे अर्थ के पूरे मास को हम कहाँ कंसंट्रेट मान सकते हैं, सेंटर पे मान सकते हैं। पूरे मास को हम अर्थ के सेंटर पर मान सकते हैं। तो यहाँ पर समझो एमी मास का ऑब्जेक्ट है, अर्थ को एक ऑब्जेक्ट मान लो, एमी मास का ऑब्जेक्ट यहाँ है। पूरे अर्थ के मास को हम सेंटर पे मान सकते हैं। तो हम सेंटर पे मान लिए कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, रेडियस के बराबर। तो इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, जी एम इंटू एम ई अपान फर्स्ट मास इंटू सेकंड मास डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। आई बात समझ में। और ये फोर्स किस पर लगेगा, ये फोर्स बॉडी पर भी लगेगा। अभी कल ये भी बताए थे कि जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा उतना फोर्स ये इस पर लगाएगा। तो इतना ही फोर्स ये वाला बॉडी अर्थ पे लगाएगा और इतना ही फोर्स अर्थ इस बॉडी पर लगाएगा। आई बात समझ में। तो ये और ये फोर्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई, एक ऑब्जेक्ट है, इस पर मास है, मैं इसको अर्थ खींचता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो उसमें एसिलेशन कितना आएगा, उस एसिलेशन को जी बोलते हैं। तो फोर्स की वैल्यू होगी m इंटू ए होता है तो m इंटू जी हो जाएगा। तो इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा m इंटू जी काम करेगा। अर्थ और बॉडी के बीच में जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हम फार्मूले से लिख सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी इंटू फर्स्ट मास इंटू सेकेंड मास डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ये दोनों फोर्स एक ही हैं, लिखने का तरीका अलग अलग है। आई बात समझ में भाई। अच्छा, इस पे जो ये किस पर फोर्स है, बॉडी पर, किसने लगाया, अर्थ ने। ये किस पर फोर्स है, ये भी बॉडी पर भी है, अर्थ पर भी है। दोनों फोर्स आपस में बराबर होते हैं। ये बताए थे कि ये वाला जितना फोर्स लगाएगा ये वाला भी उतना ही फोर्स लगाएगा। हमें पता करना है एक्सीलरेशन किसमें, बॉडी में, अर्थ में नहीं। अर्थ तो अपने जगह से जाएगा ही नहीं कहीं, क्योंकि अर्थ भारी है। अर्थ का मास इतना है कि उसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं आएगा, लेकिन बॉडी में एक्सीलरेशन आ जाएगा। आई बात समझ में। तो ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से एक साइड बराबर है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से एक साइड बराबर है, तो दूसरा भी साइड आपस में इक्वल हो जाएगा। भाई किसी इक्वेशन के अगर एक साइड लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या लिख सकते हैं, एम जी इज इक्वल टू, एक साइड बराबर है दूसरा साइड बराबर कर देंगे, जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर। यहाँ से स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसल, बचा क्या, जी इज इक्वल टू जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर। ये फार्मूला आता किसका, जी का। इसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हर बॉडी पे लगता है, कौन लगाता है, अर्थ। इतना एक्सीलरेशन आता है, ठीक है, हर बॉडी पे। अभी जी का मतलब समझा रहा हूँ कि जी का मतलब क्या है। तो जी इज इक्वल टू जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, जी की वैल्यू रख सकते हैं, एम ई की वैल्यू रखेंगे, आर ई की वैल्यू रखेंगे, तो हमें स्मॉल जी की वैल्यू मिल जाएगी। ये अर्थ सरफेस पे है जी की वैल्यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है, अर्थ सरफेस पे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। जी की वैल्यू जो होती है वो कितनी मानी जाती है, जी की वैल्यू भी कल आपको बताए थे लेक्चर में 6.67 10 टू पावर -11, ठीक है। एम ई की वैल्यू कितनी है, जो अर्थ का मास माना गया है वो लगभग माना गया है 6.4 10 टू पावर 24 की जी,
नियरली इतना होता है। सन का जो होता है वो नियरली होता है 2 × 10⁻30, ये सन का मास है। अर्थ का जो मास माना गया है वो माना गया 6.4 × 10⁻24 kg नियरली माना गया है। नियरली क्यों बोला गया? क्योंकि इसको कहीं तौला नहीं गया है अर्थ को। तो अर्थ का जो मास माना गया है मतलब मास इतना है, नियरली लगभग इतना है मास। अर्थ का जो रेडियस है वो लगभग है 6.4 × 10⁻6 मीटर, इतना मीटर है। 6.4 × 10⁻6 मीटर ये रेडियस है। तो इसकी वैल्यू, आर ई की वैल्यू, एम ई की वैल्यू और जी की वैल्यू इसमें रख देंगे। और जब इसमें रखेंगे तो कितना प्राप्त होगा आपको? स्मॉल जी इज इक्वल टू, जी की वैल्यू रखेंगे, एम ई की वैल्यू रखेंगे, आर ई की वैल्यू रखेंगे तो जी की वैल्यू 6.67 10⁻−11, एम ई की वैल्यू रखेंगे 6.4 10⁻24, आर ई की वैल्यू रखेंगे तो आर ई की वैल्यू है 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर। और जब इन सबको रख के कैलकुलेट करेंगे तो जी की वैल्यू नियरली आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जी की वैल्यू है। आई बात समझ में? ये कैलकुलेशन है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से कारण, ये जी का कैलकुलेशन है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? हर बॉडी को पृथ्वी क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है। तो जो बॉडी पृथ्वी की तरफ जाएगा उसमें एक्सीलरेशन कितना आएगा? जी के इक्वल आएगा। और उस जी की वैल्यू होती है 9.81। भाई ये तो पता कि अगर फोर्स लगेगा तो कंफर्म है वो बॉडी या तो एक्सीलरेट होगा या तो डी एक्सीलरेट होगा, या तो उसका स्पीड कम होगा या तो उसका स्पीड ज़्यादा होगा। आई बात समझ में? तो इतना एक्सीलरेशन आता है बॉडी पर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझा रहा हूँ। ये टॉपिक समझ में आया बेटा कि जी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स इतना माने थे, फोर्स बिटवीन अर्थ एंड बॉडी इस फार्मूले से निकाल लिए। लिखने का तरीका अलग अलग है लेकिन दोनों सेम है। तो एक साइड बराबर किए, दूसरा साइड बराबर हुआ, वहाँ से जी की वैल्यू काउंट किए, 9.8 मीटर पर सेकंड आए। ये अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हटा रहा हूँ इसको। अब देखना यहाँ पर जब जी की वैल्यू यहाँ काउंट कर रहे थे, यहाँ पर इस इक्वेशन को देखना, इसमें क्या क्या आया? कैपिटल जी आया, कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं। एम ई कांस्टेंट है, बदलेगा नहीं। आर ई कांस्टेंट है, बदलेगा नहीं। इसका मतलब जो जी होगा, यहाँ देखना स्मॉल एम कट गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ बॉडी। मतलब क्या इसका? मतलब जी जो होता है, जी की वैल्यू वो मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता। मतलब क्या? जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ है आपका, एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का और एक ऑब्जेक्ट है 100 kg का। अगर पूछा जाए अर्थ के कारण इस पर कितना एक्सीलरेशन एक्ट कर रहा, तो वो भी जी करेगा। यहाँ भी कितना करेगा? जी करेगा। मास कम हो ज़्यादा हो उससे नहीं मतलब है, दोनों पर जी की वैल्यू सेम होगी। वो मास ऑफ बॉडी पर डिपेंड नहीं करेगी कि मास ज़्यादा है कि कम है। जी की वैल्यू हर ऑब्जेक्ट पे उतना ही लगेगा, चाहे कोई ऑब्जेक्ट छोटा हो चाहे कोई ऑब्जेक्ट बड़ा हो। आई बात समझ में? देखो जी की वैल्यू यहाँ पर देखना, यहाँ मास गायब है, तो मास गायब है यहाँ पर, यहाँ से मास कैंसिल हो गया। इसका मतलब ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करेगा। 1000 kg का यहाँ ऑब्जेक्ट ले आए, 1000 kg का, तब भी जी की वैल्यू, सब पे जी की वैल्यू सेम रहेगी। आई बात समझ? ये नहीं कि ऑब्जेक्ट बड़ा है तो उस पर एक्सीलरेशन ज़्यादा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मास चाहे जितना हो, जी की वैल्यू मास पर डिपेंड नहीं करेगा। किसके मास पर? ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करेगा। आई बात समझ में? अब इस जी का मतलब क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। इसका मतलब क्या है? हटाएं इसको। बेटा हर चीज़ का मतलब समझते जाओ। एक्सीलरेशन का पहले मतलब पता होना चाहिए कि एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये चैप्टर आपको फिर जाओगे आप 11th में, फिर आपको मिलेगा ये चैप्टर। तो जितना 9th में आपका है कम से कम उतना कवर किए रहो कि 11th में पढ़ने में दिक्कत ना हो। 11th में और भी मतलब थोड़ा
एक्सटेंड होके चैप्टर मिलेगा, तो जितना कम से कम 9th में है उतना तो कम से कम पढ़े रहो अच्छे से, कि 9th में जब 11th में जाओ तो बेसिक आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो आपका स्ट्रेट लाइन मोशन चैप्टर है 9th में, फिर 11th में जाओगे फिर मिलेगा आपको, तो बेसिक यहीं से क्लियर करके जाओ कि वहाँ पर जब आगे एक्सटेंड हो चैप्टर तो आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। आया बात समझ में? तो जितने चैप्टर आपके 9th में सब 11th में आपको फिर से मिलेंगे, रिपीट होंगे। रिपीट का मतलब क्या है? जैसे मान लो 9th में आप पढ़ रहे हो तो 9th में आपका 32 GB है, वहाँ जाओगे 256 GB मिल जाएगा, मेमोरी एक्सटेंड हो जाएगी। आई बात समझ में? तो यहाँ से पूरा था जी। अब जी का मतलब क्या होता है सुनना ध्यान से। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इधर चल रहा, मान लो एक साइकिल है, ये साइकिल है, साइकिल, ठीक है, ये चल रहा इधर। हमने क्या किया, साइकिल पे इधर फोर्स लगा दिया, चलो चलते जाओ। हमने साइकिल पे इधर फोर्स लगा दिया तो क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी। ये मोशन इधर कर रहा था, मोशन का मतलब गति इसकी इधर थी, और हमने फोर्स इधर लगा दिया तो स्पीड क्या होगी, इसकी बढ़ेगी। ठीक है, इसका मतलब इसमें एसिलेरेशन आ जाएगा। F इज इक्वल टू ये में फोर्स होगा तो एसिलेरेशन भी होगा, इसमें आ जाएगा एसिलेरेशन। ठीक है, तो एसिलेरेशन क्या काम करेगा? अब एसिलेरेशन का दो काम होता है, या तो स्पीड को बढ़ाना या तो स्पीड को घटाना। स्पीड को घटाता तो उसको रिटार्डेशन बोल देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, स्पीड बढ़ाएगा। ठीक है, अगर मान लो एसिलेरेशन की वैल्यू यहाँ पर है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, अगर एसिलेरेशन आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, किसी ऑब्जेक्ट पे बोल दिया गया कि इतना एसिलेरेशन एक्ट कर रहा है, तो उसका मतलब क्या, उसका मतलब समझते हैं। तो देखो पहले ये समझ लेते हैं, एक साइकिल है, ये साइकिल है, और इस पर हमने ये मोशन इधर कर रहा था, हमने फोर्स लगाया इधर। ठीक है, तो फोर्स इधर लगाए हैं ना, तो इसका स्पीड क्या होगा, स्पीड इसका बढ़ेगा। अगर ये साइकिल इधर मोशन कर रहा है, इस साइड में मोशन कर रहा, और हमने क्या किया, उसके कैरियर जो होता, कैरियर पीछे से पकड़ के खींच लिए, तो कैरियर को जब पकड़ के खींचेंगे ऐसे पीछे से, फोर्स इधर लगाएंगे तो क्या होगा, स्पीड घट जाएगा, स्पीड घट जाएगा। तो अगर मोशन जिधर हो रहा, फोर्स उसके अपोजिट लगेगा, तो वो फोर्स क्या करेगा, स्पीड घटाने का काम करेगा। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, अगर फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा तो वो क्या करेगा, स्पीड को बढ़ाने का काम करेगा। ये बात समझ में? और अगर फोर्स नहीं लगा तो ना स्पीड घटेगा ना स्पीड बढ़ेगा। फोर्स के कारण ही एसिलेरेशन आता है, फोर्स आता है फिर एसिलेरेशन आता है। जो एसिलेरेशन का कॉज होता है, कारक, वो फोर्स होता है। फोर्स लगाएंगे तो स्पीड बढ़ा भी सकता, घटा भी सकता, डिपेंड करता कैसे फोर्स लग रहा। मोशन इधर है, फोर्स इधर लगाए, भाई आप जानते हो अगर साइकिल ऐसे चल रहा, हमने ऐसे धक्का मार दिया तो स्पीड बढ़ जाएगा, और अगर साइकिल ऐसे चल रहा है, हमने कैरियर से ऐसे खींच लिया तो स्पीड घट जाएगा। आए समझ? और जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है, F इज इक्वल टू होता है में, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एसिलेरेशन भी होता है। आई बात समझ? जिस डायरेक्शन में फोर्स रहेगा उसी डायरेक्शन में एसिलेरेशन रहेगा। तो एसिलेरेशन इसका इस डायरेक्शन में होगा, तो एसिलेरेशन और मोशन एक डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। अगर एसिलेरेशन और मोशन, अब देखो इस डायरेक्शन में फोर्स है तो एसिलेरेशन इस डायरेक्शन में होगा, तो मोशन और एसिलेरेशन अगर अपोजिट होंगे तो फोर्स घटेगा। आए बात समझ में? अगर मोशन के डायरेक्शन में एसिलेरेशन, बहुत बढ़िया से बेटा ये सब तैयार रखना, मोशन में भी काम आएगा, फोर्स वाले चैप्टर में भी काम आएगा, आगे भी काम आएगा। जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में फोर्स है तो स्पीड को बढ़ाएगा, अप होगा स्पीड। और अगर मोशन के अपोजिट एसिलेरेशन और फोर्स है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एसिलेरेशन होता है, तो ये क्या करेगा, स्पीड को डाउन करने का काम करेगा। समझ में आई इतना बात? अब एसिलेरेशन का मतलब क्या होता है ये समझा रहा हूँ। मान लो हमने एक ऑब्जेक्ट है 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये 10 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट किया, और इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, और उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाने से एसिलेरेशन आ गया, और वो एसिलेरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एसिलेरेशन की वैल्यू दी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या होता है, जितना एसिलेरेशन होता है हर सेकंड में उतनी स्पीड बढ़ाएगा।
जितना एसिलेशन की वैल्यू होती है 4 है ना यहाँ पर, तो हर सेकंड में स्पीड कितना बढ़ाएगा, 4 का स्पीड बढ़ाएगा। मतलब क्या है, 1 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होगा वो 14 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एसिलेशन 4 है तो 10 से 14 हो जाएगा। फिर एसिलेशन 4 है, अभी भी एसिलेशन पूरे रास्ते में वही एक्ट कर रहा 4 का। हम ये मान लिए कि एक ऑब्जेक्ट है 10 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट किया, हमने उस पर फोर्स लगा दिया, उस फोर्स की वजह से एसिलेशन आ गया और वो एसिलेशन 4 का है। तो 4 का एसिलेशन है तो हर सेकंड में 4 का स्पीड बढ़ाएगा तो स्पीड होगा 14 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड बाद स्पीड होगा 18 मीटर पर सेकंड, 18 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड बाद 22 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे इसका स्पीड बढ़ता रहेगा। आई बात समझ में? अगर मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इसका स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट किया, या एक साइकिल चल रहा था 50 मीटर पर सेकंड से, कुछ भी है, कोई बाइक है, हमने ब्रेक लगा दिया, या हम ये बोल रहे हैं कि हमने फोर्स इधर लगा दिया। अब फोर्स इधर लगाएंगे ऑब्जेक्ट पे तो एसिलेशन भी इधर आएगा। तो मान लो ये एसिलेशन है आपका 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब ये एसिलेशन क्या काम करेगा, स्पीड घटाने का काम करेगा। देखो यहाँ ये एसिलेशन क्या काम कर रहा था, स्पीड बढ़ाने का काम कर रहा था, यहाँ एसिलेशन स्पीड घटाने का काम कर रहा है। एसिलेशन को हिंदी में बोलते हैं त्वरण, ठीक है। तो जो घटाने वाला होगा इसको रिटार्डेशन बोल देंगे और इसको हिंदी में कहेंगे मंदन। तो ये एसिलेशन ये रिटार्ड करेगा, स्पीड को घटाएगा, क्योंकि ये मोशन के अपोजिट है। तो 1 सेकंड बाद इसका स्पीड होगा 44, फिर 1 सेकंड बाद स्पीड घटेगा 6। देखो पहले 4 का बढ़ रहा था क्योंकि इधर था, अब 6 का इधर है तो 6 करके घटाएगा, तो ये 44, फिर 38, फिर घटाएगा, फिर आपका 32, ऐसे स्पीड होगा। हर 1 सेकंड में उतना स्पीड घटाएगा या तो बढ़ाएगा, डिपेंड करता डायरेक्शन कैसा है। आई बात समझ बेटा इतना? तो अब जी का मतलब आपको समझा रहा हूं। तो वो पूरे चैप्टर को एकदम गहराई से कॉन्सेप्ट के साथ समझो, ज़्यादा मजा आएगा चैप्टर समझने में, ठीक है। तो मान लो ये अर्थ है आपका, ये अर्थ है, कोई वस्तु ऐसे है यहाँ पर, किसी वस्तु को ऊपर हम फेंके 50 के स्पीड से, जी की वैल्यू कितनी होती है 9.81। हम इसको नियरली 10 मान ले रहे हैं, समझाने के लिए आपको 10 मान दे रहे हैं, ठीक है। जी की वैल्यू होती है 9.81, हम समझाने के लिए इसको 10 मान रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, अच्छा जब ऊपर फेंकेंगे इस पर फोर्स अर्थ किधर लगाएगा, नीचे। इस पर अर्थ हमेशा, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अर्थ हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा, सेंटर की तरफ। तो जिधर फोर्स होगा उधर एसिलेशन होगा, तो जी इधर होगा। अब इस जी का मतलब मान लो, इस जी की वैल्यू लगभग 10 मान लो, तो ये क्या काम करेगा, स्पीड बढ़ाने का कि घटाने का। देखो मोशन तो इधर हो रहा है, हम इस वस्तु को इधर फेंके तो मोशन का डायरेक्शन इधर है और जी की वैल्यू इधर है, तो ये क्या काम करेगा, स्पीड घटाने का कि बढ़ाने का। अभी बताए हैं कि जब ऑब्जेक्ट मोशन के अपोजिट होगा तो वो स्पीड घटाने का काम करेगा। तो 1 सेकंड बाद इसका स्पीड घट के कितना हो जाएगा 40, 50 से फेंके थे और जी की वैल्यू हम 10 मान लिए, तो 1 सेकंड बाद 40 हो जाएगा, फिर 1 सेकंड बाद 30 हो जाएगा, फिर 1 सेकंड बाद 20 हो जाएगा, फिर 1 सेकंड बाद 10 हो जाएगा, फिर 1 सेकंड बाद 0 हो जाएगा। आई बात में? और इसीलिए जब 0 होता है तो फिर वापस आता है ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन तब रिवर्स करता है जब उसकी स्पीड 0 हो जाए। तो ये घटते घटते इसका स्पीड 0 होगा। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाता है तो अर्थ क्या काम करता है, उसकी स्पीड को घटाता है। कितने से, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से घटाता है। मतलब हर सेकंड में उतना स्पीड वो 9.8, 9.8, 9.8 का स्पीड हमेशा घटाएगा हर सेकंड। हम 10 मान के एग्जाम्पल समझा रहे हैं आपको कि ये 50 था, 1 सेकंड बाद स्पीड 40 हो गया, फिर 1 सेकंड बाद 30, फिर 1 सेकंड बाद 20, फिर 1 सेकंड बाद 10, फिर 0। इसका मतलब वो 5 सेकंड में, 5 सेकंड के बाद फिर यहाँ पहुँचेगा और फिर अब आगे नहीं बढ़ पाएगा। रीज़न क्या है, रीज़न ये कि भाई इसके पास स्पीड खत्म हो चुकी है तो ये ऊपर नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए इसको वापस आना पड़ेगा। आई बात समझ में इतना? तो ये अगर यहीं पे अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ है आपका, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, इसको यहाँ से छोड़ा गया 0 से। देखो 2 चीज़ होता है, ऊपर से देखो ऐसे फेंकेंगे तो उसके पास स्पीड होगा, अगर थ्रो करेंगे तो स्पीड होगा, और ऐसे छोड़ेंगे तो उसका इनिशियल स्पीड 0 मानते हैं, उसको बोलते हैं फ्री फॉल। जब किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ा जाता, 2 चीज़ देखना, दोनों में फ़र्क है। छोड़ेंगे तो इनिशियल स्पीड 0 होगा, इसको बोलते हैं फ्री फॉल। और एक ऐसे छोड़े, एक ऐसे, या तो फेंकेंगे, ऐसे देखना, ऐसे फेंकेंगे तो इसके पास स्पीड होगा, तब उसको फ्री फॉल नहीं कहते हैं। तो 2 चीज़ है, अगर इस ऐसे छोड़ रहे हैं तो वो क्या है,
आपका स्पीड इसके पास कुछ होगा। जैसे मान लो टंकी से पानी आ रहा, तो टंकी से पानी आ रहा तो वहाँ स्पीड से आ रहा है, वो फ्री फॉल नहीं है। आई बात समझ में? वो फ्री फॉल नहीं है। हाँ, अगर मान लो एक टोटी है, आप बंद कर दिए, अब टोटी में से पानी ऐसे निकल रहा, धीरे 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 लीक कर रहा है, तो धीरे धीरे पानी वो गिरेगा, तो वो फ्री फॉल है। आई बात, वहाँ कोई प्रेशर नहीं होता है, तो उसकी स्पीड जीरो होगी। तो यहाँ पर ऐसे मान लो फेंक रहे हैं तो जीरो स्पीड, और ऐसे फेंकेंगे तो क्या होगा, स्पीड होगा कुछ। आई बात समझ में? तो मान लो यहाँ जीरो से गिराया गया, अब देखना मोशन इधर और जी की वैल्यू भी इधर, तो ये क्या करेगा, स्पीड को बढ़ाने का काम करेगा कि घटाने का? तो मोशन के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है तो स्पीड बढ़ाएगा। तो जी की वैल्यू मान लो 10 है, नियरली 10 मान लो, तो हर सेकंड में स्पीड कितना बढ़ाएगा, 10। जितना एक्सीलरेशन होता है हर सेकंड में उतना स्पीड बढ़ाता है। एक्सीलरेशन का मतलब यही होता है। तो अर्थ का एक्सीलरेशन 9.81 है, इसका मतलब हर सेकंड में या तो किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो उतनी स्पीड को घटाएगा, या हर सेकंड में उतनी स्पीड को बढ़ाएगा। जब नीचे आएगा तो बढ़ाएगा, ऊपर फेंकेंगे तो घटाएगा। 1 सेकंड बाद स्पीड 10 होगा, फिर 1 सेकंड बाद 20 होगा, फिर 1 सेकंड बाद 30 होगा, फिर ऐसे आके अर्थ से टकराएगा। इसलिए जब कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ा जाता है तो जब अर्थ पे टकराता है तो उसके पास स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। आई बात समझ में? तो ये सब पूरी कहानी थी जी के बारे में। तो जी का आप मतलब ये समझ जाओ कि अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं तो हर सेकंड में 9.81 का स्पीड घटाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी स्पीड 9.81 बढ़ेगा हर सेकंड में। आया समझ में? ये चीज़ होता है एक्सीलरेशन का मतलब। नेक्स्ट है आपका वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी। मतलब क्या है समझते हैं। वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। तो फर्स्ट पढ़ेंगे ड्यू टू शेप, ड्यू टू शेप। इसमें दो पढ़ना आपको। फर्स्ट पढ़ेंगे ड्यू टू शेप, सेकंड आपका है ड्यू टू हाइट एंड डेप्थ। ठीक है? तो मतलब क्या है, जो अच्छा जी किस पर डिपेंड करेगा, तो फार्मूला क्या बना था, जी बराबर इस कैपिटल जी ME/RE²। जी पर डिपेंड करेगा तो जी हमेशा वैल्यू कांस्टेंट रहता है 6.67 10⁻11। ठीक है? ME का मान कितना होता है, ME की वैल्यू होती है 6.4 10⁻24। रेडियस पर भी डिपेंड करेगा, रेडियस बढ़ेगा जी घटेगा, रेडियस बढ़ेगा जी घटेगा। आपको देखो कल जो पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिनको थोड़ा बहुत कम समझ में आया हो तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, उसका मतलब क्या है, सब कुछ उस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो बहुत छोटा वीडियो रहेगा, शॉर्ट वीडियो रहेगा, 2-4-5 मिनट का रहेगा, तो उसको ध्यान से देखना बेटा। ठीक है? तो इसको बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, घटेगा। तो जो अर्थ होता है वो कंप्लीट स्फीयर नहीं है। ठीक है? अर्थ कंप्लीट स्फीयर नहीं है, थोड़ा फ्लैटर्ड है। फ्लैटर्ड का मतलब थोड़ा चपटी हुई है। तो अर्थ ऐसे है, ऐसे कुछ थोड़ा चपटी हुई है। कंप्लीट स्फीयर का मतलब ऐसे होता तो बोलते कंप्लीट स्फीयर है। इस तरीके से है अर्थ, तो इसको बोलते हैं इक्वेटर। ये होता है, यहाँ होता पोल। ठीक है? ये पोल है और इसको क्या कहेंगे, इक्वेटर। ठीक है? तो अब देखना, सेंटर से बताना ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सेम होगा, ये ज़्यादा होगा डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कम, तो ये वाला रेडियस ज़्यादा होगा, इक्वेटर वाला रेडियस ज़्यादा होगा, पोल वाला रेडियस कम होगा। तो रेडियस कम होगा तो जी की वैल्यू ज़्यादा, रेडियस कम, देखना यहाँ से रेडियस कम उल्टा होता है, ये न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, उल्टा रिलेशन रखता है। तो ये कम होगा तो ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। आ रहा बात समझ में, ये कम तो ये ज़्यादा। तो देखना पोल पर जो रेडियस है, रेडियस ऑफ इक्वेटर, हम यहाँ से लिख सकते हैं रेडियस ऑफ इक्वेटर ज़्यादा है किससे, पोल पे। तो पूछा जाए कहाँ पर जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, पोल पर या इक्वेटर पर। तो जी की वैल्यू कहाँ ज़्यादा होगी, देखना इक्वेटर पर रेडियस ज़्यादा है, तो रेडियस ज़्यादा है तो रेडियस ज़्यादा, तो ये क्या होगा, कम। भाई एक ज़्यादा होगा तो एक कम हो जाएगा। तो इक्वेटर पर जो जी की वैल्यू होती है, इक्वेटर पर, या हम बोल सकते हैं पोल पर रेडियस क्या है, कम। पोल पर रेडियस कम है, पोल पर रेडियस कम है तो जी की वैल्यू ज़्यादा। तो पोल पर जो जी की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है किससे, इक्वेटर से। ऐसे में
रेडियस जो होता है अर्थ का वो यूनिफॉर्म नहीं होता। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा हर जगह नहीं होता, कहीं ज़्यादा होता कहीं कम होता, पोल पे कम होता है, इक्वेटर पे ज़्यादा होता है। तो जब यूनिफॉर्म रेडियस नहीं होगा, जब आर चेंज होगा तो जी भी चेंज होगा, क्योंकि जी आर पर डिपेंड करेगा। तो जहाँ ये ज़्यादा होगा वहाँ जी कम होगा, जहाँ ये कम होगा वहाँ ये ज़्यादा होगा। तो पोल पर रेडियस कम होगा तो पोल पर जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, इक्वेटर पर कम होगी। तो शेप की वजह से भी जी का वेरिएशन होता है। आई बात समझ में? शेप की वजह से जी का क्या होता है, वेरिएशन होता है, जी बदलता रहता है। तो पोल पे अलग होगा, इक्वेटर पे अलग होगा। इतना आया बेटा समझ में बात? तो बोल सकते हैं ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म रेडियस। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह एक जैसा नहीं है। ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म रेडियस ऑफ अर्थ, द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस प्लेस टू प्लेस चेंज होगा। ठीक है, स्थान के साथ चेंज होगा। इस स्थान पर जाएंगे जी अलग होगा, इस स्थान पे जाएंगे जी अलग होगा, यहाँ जाएंगे बीच में कहीं जी अलग होगा। आई बात सुन बेटा? जैसे जैसे देखना, जैसे जैसे देखना इधर से इधर जाते जाएंगे रेडियस बढ़ता जाएगा, तो हर जगह जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज। तो जी की वैल्यू क्यों चेंज होती है, वेरिएशन क्यों होता है जी में, ड्यू टू शेप। अर्थ के शेप की वजह से जी के वैल्यू में चेंज आता है। तो ये बेटा याद रखना ये सब। सेकंड आपका है, ड्यू टू हाइट एंड डेप्थ। मतलब क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर जी की वैल्यू, ये अर्थ है आपका और इसकी रेडियस है आर ई, ठीक है, और ऊपर जा रहे हैं अर्थ से, यहाँ पर सरफेस की जी की वैल्यू 9.81 होती है सरफेस पे। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू कम होती जाएगी, लेकिन हाँ इतना ऊपर जाएंगे कि इससे कंपेयर करने लायक हो। 1-2 मीटर ऊपर जाएंगे, 100 मीटर ऊपर जाएंगे, तब कोई चेंज नहीं होगा, तब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब वैल्यू जो होगी, जो हाइट होगी, वो रेडियस के कंपेयर करने वाली हाइट हो, तब जी की वैल्यू चेंज होगी। 100-200 मीटर पर जाएंगे तो जी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, वो लगभग नियरली 9.81 ही रहेगा। बहुत ऊपर जाएंगे तब जाके जी की वैल्यू चेंज होगी। तो अगर मान लो एच हाइट पर हम जा रहे हैं, एच हाइट पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मान लो कितने हाइट पर, यहाँ से एच हाइट पर, तो यहाँ पर जी की वैल्यू बदल गई। मान लो ये जो h है ये इससे कंपेयर करने लायक है, तो g की वैल्यू बदल गई, तो g की वैल्यू g डैश हो गई। तो कैसे लिखेंगे, जी एम ई अपान आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। क्यों लिखेंगे ये, अभी आप फार्मूला लिखे थे जी एम ई। अच्छा, ये जो यहाँ लिखते थे ये किसके किसके बीच का डिस्टेंस होता था, फर्स्ट बॉडी और सेकंड बॉडी के बीच का डिस्टेंस। अभी डेरिवेशन कराए थे, याद होगा। ऐसे यहाँ पर रखे थे, ये m था, यहाँ पर आया था आपका एम ई माने थे, ये आर ई था, तो इसी के बीच का फार्मूला लिखे थे। कैसे लिखे थे, जी m1 m2 अपान आर ई स्क्वायर, इसके बीच का डिस्टेंस तो आर ई लिखे थे। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच जाएगा तब डिस्टेंस क्या लिखोगे इसी फार्मूले में, तो आर ई प्लस एस नहीं हो जाएगा। भाई समझ में आ रहा, पहले लिखते हैं जी बराबर जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर। ये फार्मूला जी का कब आया था, जब ऑब्जेक्ट को सरफेस पे रखे थे और इसके बीच का डिस्टेंस आर ई माने थे। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच जाएगा तब डिस्टेंस क्या मानेंगे, आर ई प्लस एच, आर ई प्लस एच। तो जब ये, अब देखना इसमें जोड़ेंगे कुछ, केवल आर ई होता तो जी की वैल्यू कुछ आती, और आर ई में कुछ जोड़ेंगे तो नीचे वाला चीज़ बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। आ रहा बात समझ में भाई? ऐसे मान लो लिखे जी बराबर जी एम ई अपान 10 का स्क्वायर, मान लो लिखिए। तो अगर इसको हम बढ़ा दें, जी एम ई अपान 12 का स्क्वायर लिख दें, तो ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। इसलिए इसमें जब कुछ जोड़ते हैं ना तो ये पूरा जो नंबर है ये बढ़ जाता है, ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। इसलिए जब हम किसी ऊंचाई पर जाते हैं अर्थ सरफेस से तो जी की वैल्यू घटती है, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज ऑन मूविंग
मूविंग एच हाइट ऑन मूविंग एबव द अर्थ सरफेस, एबव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। आई बात समझ में? अर्थ सरफेस के ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू घटेगी। तो फार्मूला क्या निकल के आता है, यहाँ पर हम बायनॉमियल थ्योरम लगाएंगे तो आपके मतलब स्टैंड में नहीं हो सब। तो जी डैश लिख सकते हैं G1 माइनस 2H अपान R, ये फार्मूला आता है, ये फार्मूला आता है जी डैश का। ये क्या है, ये है ये है जी की वैल्यू कहाँ पर, सरफेस पे, एट सरफेस, वही 9.81 एट सरफेस। ये जी कहाँ है, एट एच हाइट, एट एच हाइट। अब जितने हाइट पर जा रहे हैं उसकी वैल्यू लिख देंगे और ये लिखा आरी। आया समझ में बेटा? जी डैश इज इक्वल टू होगा G1 माइनस 2H अपान आरी। जी डैश क्या है, एच हाइट पर जी की वैल्यू, जी क्या है, सरफेस पे जी की वैल्यू 9.81, 1 माइनस 2H कितनी हाइट पर जा रहे हैं उसकी वैल्यू लिख देंगे। हाँ, अगर ये कंपेयर करने लायक होगा तब जी बदलेगा, नहीं तो जी नहीं बदलेगा। मतलब 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस माना गया, अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर माना गया, तो ऐसे 400 किलोमीटर ऊपर जा रहे हैं तब जी चेंज होगा, 800 जा रहे हैं किलोमीटर तब जी चेंज होगा, 100-200 मीटर 500 मीटर जाएंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। आया समझ में बात? तो यहाँ से 2H अपान आरी, H क्या है, जिस हाइट पर जा रहे हैं उस जिस हाइट पर जी की वैल्यू चाहिए वो है हाइट फ्रॉम दी एबव सरफेस, हाइट फ्रॉम दी सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ। आया पूरा समझ में? तो ये ऊंचाई पर जाने की, ऊंचाई पर जाते हैं तो जी की वैल्यू बदलती है, कम होती है। कैसे कम होती है, इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल करवाएंगे, ठीक है बेटा? तो ये समझ में आया पूरा भाई? जैसे ऊपर जाएंगे तो हम पहले फार्मूला लिखते थे G अपान आरी स्क्वायर, इस बार ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया गया, सरफेस पे नहीं रखा गया, तो फार्मूला लगाएंगे आरी प्लस एच। तो आरी प्लस एच लगाएंगे तो ये बढ़ जाएगा भाई, केवल आरी लिखना। अच्छा आप बताओ, आरी ज़्यादा है कि आरी प्लस एच ज़्यादा है? जब जोड़ेंगे तो ये ज़्यादा नहीं हो जाएगा, तो ये ज़्यादा है, तो ये बढ़ जाएगा तो ये घट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जी की वैल्यू घट जाएगी, तो ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू घट जाएगी। कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है? तो ये था हाइट का कॉन्सेप्ट। अगर डेप्थ में जा रहे हैं तब क्या होगा, हटा इसको बेटा, डेप्थ में जाएंगे तब क्या होगा, डेप्थ में जाने पे क्या होता है, अगर हम डेप्थ में जा रहे हैं, जैसे ये मान लो अर्थ आपका है और हम डेप्थ में जा रहे हैं अंदर की तरफ, ठीक है? तो अंदर की तरफ जाएंगे यहाँ पर, तब भी जी की वैल्यू घटेगी। अंदर की तरफ जाएंगे तब भी जी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो मान लो यहाँ से अर्थ सरफेस से डी डेप्थ पर जा रहे हैं, कितने डेप्थ पर, डी डेप्थ पर, अर्थ सरफेस से, तब जी की वैल्यू क्या होगी, तब जी की वैल्यू होगी द वैल्यू ऑफ जी decreases on moving below the अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के नीचे जाएंगे तब भी जी घटेगा, अर्थ सरफेस के ऊपर जाएंगे तब भी जी घटेगा। तो कितना होगा, मान लो डी नीचे जा रहे हैं, डी डेप्थ में जा रहे हैं, तो यहाँ पर जी की वैल्यू, यहाँ पर तो जी होता सरफेस पे जी होगा, नीचे जाएंगे तो जी की वैल्यू घटेगी, तो जी डैश कितना आएगा, तो ये होता है G1 माइनस डी अपान आरी। इस फार्मूले से निकाल सकते हैं ये, आया तुम्हें? तो ये फार्मूला होगा जी डैश इज इक्वल टू G1 माइनस डी अपान आरी। इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। ये क्या है, ये है डी डेप्थ पर जी की वैल्यू, ये क्या है, सरफेस पे जी की वैल्यू, ये क्या है, कितने डेप्थ में जा रहे हैं उसकी वैल्यू, ये है रेडियस ऑफ अर्थ। आया समझ? तो यहाँ से ये है, तो ये आपका था डेप्थ में जाएंगे तब कैसे जी चेंज होगा। हाँ, सेंटर पे चले जाएंगे। अच्छा, सेंटर पे चले जाएंगे तो कितने डेप्थ पे चले गए, मान लो यहाँ से हम सेंटर पे चले जाएं, तो सेंटर पे ऐड सेंटर पे जब जाएंगे तो जो डी होगा डेप्थ वो आरी के बराबर नहीं हो जाएगा भाई। सेंटर पे पहुँचेंगे तो डी आरी के बराबर हो जाएगा। तो इस फार्मूले में रखोगे जी डैश इज इक्वल टू G1 माइनस डी की वैल्यू आरी अपान आरी।
सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो जो डेप्थ होगा वो आर ई के बराबर होगा। आर ई से आर ई कैंसिल, क्या बचेगा 1, तो जी 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0, तो जाएगा जी इंटू 0, तो जी डैश कितना हो जाएगा 0। आई बात सुन बेटा, तो ये ऐसे घट जाएगा। तो ये आपका जी डैश क्या होगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो सेंटर पे एट सेंटर द वैल्यू ऑफ 0 एट द सेंटर सॉरी द वैल्यू एट सेंटर द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 0। जी इज 0, सेंटर पे जी की वैल्यू 0 होती है। ऊपर जाएंगे तो घटेगा और सरफेस के अंदर आएंगे तो घटेगा और सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो जी की वैल्यू 0 होगी। तो ये था सब बेटा एसिलेशन के बारे में, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। वेरिएशन देखे कि किस तरीके से जी वैरी होता है, ऊपर जाते हैं तब जी कैसे वैरी होता है, अंदर जाते हैं तब जी कैसे वैरी होता है, शेप की वजह से किस तरह जी वैरी होता है। आई बात समझ में? तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्री फॉल, कैपलर्स लॉ। ठीक है।